हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसमें हम चुनिंदा सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा प्रयास निरंतर आगामी समय तक जारी रहेगा। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए उन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। यह हमारा पार्ट पहला रहेगा और हम आगामी समय में लगभग 1000 इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे निरंतर। यदि मित्रों आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल क्या कह रहा है कि पहला सवाल, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मंत्रिपरिषद, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का त्यागपत्र और प्रधानमंत्री का कार्यालय। फिर आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर, आप गैस करिएगा। किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 3 और 4 यानी मंत्रियों के त्यागपत्र और उप प्रधानमंत्री के कार्यालय, इनका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है मित्रों। 3 और 4 आपके राइट हो जाएंगे, जबकि मंत्रिपरिषद और सामूहिक उत्तरदायित्व यह प्रावधान है जो भारतीय संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 इनके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 इनके बारे में चर्चा करते हैं, मंत्रिपरिषद और सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहां 4 कथन दिए गए हैं और फिर ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। केवल पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह बात सही है या गलत, इसका निर्णय आप करेंगे। दूसरा है, सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। सही है या गलत, इसका निर्णय आप करेंगे। कथन 3 नंबर है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कुछ समय के लिए कार्य कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो। और चौथा कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको मित्रों चयन करना है। ए, बी, सी और डी आपके समक्ष ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से आंसर गैस कर सकते हैं। क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। केवल पहला सही है मित्रों, केवल पहला सही है, केवल एक। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता, यह बात बिल्कुल सही है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता नहीं। अटॉर्नी जनरल है जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है, जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकार। इसलिए आपका 2 नंबर गलत हो गया। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है, बिल्कुल नहीं, उस वक्त भंग हो जाएगी।
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। यह बात भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका ए केवल पहला सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यानी मित्रों, राष्ट्रपति को मंत्री जो सलाह देते हैं उसके संबंध में आपको सही कथनों पर विचार करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इनमें से सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है यह किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। यानी यदि कोई मंत्री परिषद या मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है तो क्या उस सलाह को किसी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद सलाह देती है क्या उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, सभी अदालतों में इसकी पूछताछ की जा सकती है। ऑप्शन डी कह रहा है यह उच्च न्यायालयों में पूछताछ नहीं की जा सकती। क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद सलाह देती है क्या उस सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है या नहीं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाती है उसकी किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। यानी उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा, संसद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। यानी केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें पीएम भी शामिल है आपका। यदि यहां पीएम की बात है कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होंगे, एक ही बात है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, संसद के द्वारा। यानी केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए हैं। यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी मंत्रिपरिषद के निर्णय लिए हैं। बाध्यकारी मंत्रिपरिषद के निर्णय लिए हैं। 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम, 40वां और 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी वो संविधान संशोधन उसका आपको चयन करना है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के निर्णय बाध्यकारी हो गए या वह उन निर्णयों को केवल एक बार ही वापस लौटा सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सॉरी ए राइट होगा। ए आपका राइट होगा। 42वां संविधान संशोधन जिसके तहत मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थी। यानी राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई निर्णय देती है तो राष्ट्रपति उस निर्णय को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन आया उसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णय को केवल एक बार वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उसे केवल राष्ट्रपति एक बार वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। यदि मंत्रिपरिषद दोबारा पुनः उस निर्णय को सेम वापस राष्ट्रपति को संदर्भित करती है तो राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता मानने के लिए। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद उन संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक हैं जो मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति के संबंधों में संबंधित है। यानी भारतीय संविधान के वे कौन से आर्टिकल है जो मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति के संबंधों से संबंधित है, उनके संबंधों को इंगित करते हैं। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके समक्ष रहे।
क्या होगा राइट आंसर 6 नंबर सवाल का? ऑप्शन आपका बी राइट होगा। 74, 75, 78 यह है जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति से संबंधित है, उनके संबंधों पर आधारित आर्टिकल है। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो समाधान और दंड के माध्यम से जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो 72 में है समाधान की शक्ति। और 76 में महान्यायवादी के बारे में, उसके पद के बारे में व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है आर्टिकल 76। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति जवाबदेही या जिम्मेदारी है, यानी पीएम और मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति क्या जिम्मेदारी है या जवाबदेही है, या रुक रुक कर जवाबदेही है। यानी जब मंत्रिपरिषद और या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री चाहे तब तक वो जवाबदेही होते हैं, उनकी मर्जी आए तब। रुक रुक कर इसका मतलब है कि जब उनकी मर्जी आए तभी वो जवाबदेही होगा या नहीं होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही होते हैं, या चुनाव के समय केवल जवाबदेही होते हैं लोकसभा के प्रति, या प्रत्यक्ष, निरंतर और सामूहिक। तो ऑप्शन डी राइट होगा आपका। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो लोकसभा के प्रति जवाबदेही या जिम्मेदारी है वह प्रत्यक्ष रूप से है, निरंतर है और सामूहिक जिम्मेदारी है मित्रों। ऑप्शन डी राइट होगा आपका। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। 8 नंबर सवाल में आपको कथन और कारण दिया गया है और फिर आपको सही कथन का चयन करना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच एकता और समन्वय का प्रतीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच एकता और समन्वय का प्रतीक है। कारण एंड रीजन क्या कह रहा है कि यह मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करने या छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। यानी प्रधानमंत्री का यह विशेष अधिकार है कि वह किन सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करे या उन्हें हटाए, यह निर्णय प्रधानमंत्री करेगा। अब इनमें से आपको क्या करना है कि कोड का चयन करना है। या ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 कह रहा है ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ये पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अब आसानी से आप इसे राइट आंसर का चयन कीजिए। क्या होगा इनमें से राइट आंसर? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं करता है। यानी कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण है जो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत निहित है? यानी वह आर्टिकल कौन सा है जिसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है जो निहित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी होगी लोकसभा के। यह व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 75, 74, 77, 78 क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही इजी सवाल है, तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। आर्टिकल 75 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से निहित है किसमें? केंद्रीय मंत्रिमंडल में, भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन बी राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है।
जब भी संविधान को उसके द्वारा किसी शक्ति या कार्य के अभ्यास के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, इसका मतलब क्या है? यानी जब भी संविधान को उसके द्वारा किसी शक्ति या कार्य के अभ्यास के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, संसद के सदस्यों की संतुष्टि, इनमें से कोई भी नहीं। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। यानी जब भी संविधान को उसके द्वारा किसी शक्ति या कार्य के अभ्यास के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, तो इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सिफारिश की जाएगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति आगे उसे संदर्भित करेगा। मंत्रिपरिषद में आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद की तुलना में कैबिनेट क्या है? मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री इतने ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद एक व्यापक है। तो आज की वीडियो सीरीज में हमने इतने ही सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।